हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो अगेन वेलकम बच्चा पार्टी योर ओन यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और मैं अरुण सोनी स्वागत करता हूं आपका एक खूबसूरत से परिवार में। तो मेरे बच्चा पार्टी, आज से हम स्टार्ट करेंगे हमारा लास्ट चैप्टर, लास्ट यूनिट ऑफ बीएससी थर्ड सेम ऑर्गेनिक, जो है मेरे बच्चा पार्टी अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो मेरे बच्चा पार्टी, इससे पहले हमारा ऑर्गेनिक का सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। हमारा लास्ट चैप्टर यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट हो जाएगा। मैक्सिमम मेरे बच्चा पार्टी 8-10 लेक्चर के अंदर इसको भी हम फिनिश कर लेंगे, ज्यादा लंबा थोड़ा नहीं है और बिल्कुल प्यारा चैप्टर है। इसका आपको एक एक पॉइंट बिल्कुल ध्यान से सुनना है, समझना है, तभी ये समझ में आएगा। इससे पहले मेरे बच्चा पार्टी में आपका पहला चैप्टर एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल कंप्लीट करवा चुका हूँ। उसके बाद मेरा बच्चा पार्टी हमने किया फिनोल, वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद मेरे बच्चा पार्टी एपोक्साइड भी कंप्लीट है हमारा, कार्बोक्सिलिक एसिड भी कंप्लीट है। कार्बोक्सिलिक एसिड के अगर मैं डेरिवेटिव की बात करूंगा तो हमने एसिड क्लोराइड किया, एसिड अमाइड किया, एस्टर किया, एसिड एनहाइड्राइड जो हम कल तक अपलोड कर चुके थे। तो मेरे बच्चा पार्टी, उन सभी चैप्टर्स के प्लेलिस्ट की लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दी है, वहां से आप इन वीडियोस को देख सकते हो। तो मेरे बच्चा पार्टी जुड़ जाइए हमारे साथ और हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी। और ये है मेरे बच्चा पार्टी हमारा लेक्चर नंबर 1। तो अभी समझ ले लो, हाँ सर, हम अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी को आपके साथ बड़े प्यार से समझेंगे, ठीक है। तो मेरे बच्चा पार्टी हेडिंग लगा लीजिए अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी। तक मैं आपकी क्वालिटी चेक कर लेता हूं जो बड़ी ही प्यारी चल रही है। तो आ जाइए मेरे बच्चा पार्टी। तो मेरे बच्चा पार्टी, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी हम बीएससी के थर्ड सेम के अंदर पढ़ रहे हैं। अब ध्यान से सुनते रहना एक बात को। अब ऑर्गेनिक के अंदर पढ़ रहे हैं, तो ऑर्गेनिक के अंदर हमारे लाखों कंपाउंड्स हैं। ऐसे ऐसे कंपाउंड हैं जिनका नॉमिनेशन हम नहीं भी कर सकते, और ऐसे ऐसे कंपाउंड के बारे में हमने आज तक सुना भी नहीं है। तो अब साइंटिस्ट को दिक्कत क्या आती है कि इतने सारे ऑर्गेनिक्स कंपाउंड हैं, इनके स्ट्रक्चर की स्टडी कैसे करें। अभी तक आपने क्या पढ़ा है कि एक कंपाउंड के ऊपर एक फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, किसी के अंदर 2 हो सकते हैं, 3, लेकिन यहाँ पर तो ऐसे ऐसे कंपाउंड हैं जिनके अंदर सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप भी मिक्स होते हैं। उनके लिए क्या करें। तो मेरे बच्चा पार्टी, पहले क्या किया जाता था, पहले वाले अगर मैं मेथड की बात करूंगा, देखो पहले वाला मेथड पड़ेगा तभी हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर जा पाएंगे। तो पहले वाले जो मेथड थे जिनसे हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर डिटरमाइन करते थे, उसमें क्या होता था, एक तो टाइम ज्यादा लगता था। जो पहले वाले क्लासिकल मेथड से बोला गया है, जिससे हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर डिटरमाइन करते थे, एक तो मेरे बच्चा वो टाइम कंज्यूमिंग होते थे। दूसरा, उनके अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें चाहिए होता था ना, वो लार्ज अमाउंट में चाहिए होता था। अब देखो पहले पॉइंट का टाइम कंज्यूमिंग, क्या तुम किसी ऐसे कंपाउंड के लिए बैठोगे जिसका स्ट्रक्चर तुम्हें 1 घंटे बाद मिले, 2 घंटे बाद मिले, 2 दिन बाद मिले, ऐसी स्टडी का कोई फायदा नहीं होता, ठीक है। नीड लार्ज अमाउंट ऑफ कंपाउंड। अब कंपाउंड का भी ज्यादा अमाउंट में चाहिए। अब बहुत सारे हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं, जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, इतनी इतनी प्राइस होती है मेरे बच्चा पार्टी की। तो वो इतना ज्यादा कंपाउंड हमें चाहिएगा कि हमारा उतना बजट ही नहीं है कि हम उसको खरीद सके, ठीक है। दूसरा मेरे बच्चा पार्टी, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, चलो हम टाइम भी निकाल देंगे, पैसा भी इन्वेस्ट कर देंगे, लेकिन जो कंपाउंड का रिजल्ट आएगा उसकी भी गारंटी नहीं है कि वो 100% एक्यूरेट होगा। तो 3 नुकसान हो गए क्लासिकल मेथड के। तो टाइम ज्यादा ले रहा है, दूसरा कंपाउंड की नीड भी लार्ज अमाउंट में है, और तीसरा हमारा रिजल्ट भी सिक्योर नहीं है कि रिजल्ट हमारा ठीक आएगा या नहीं आएगा। तो ये थे क्लासिकल मेथड के नुकसान। अब ये फेल क्यों है मेरे बच्चा पार्टी। अगर कोई कंपाउंड है जिसका हमें पता लगाना है कि कंपाउंड के अंदर क्या कुछ दे रखा है, ठीक है, और हमारे पास वो कंपाउंड स्मॉल अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है, तो इस क्लासिकल मेथड के द्वारा हम उसको कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। अगर कोई ऐसा कंपाउंड जिसके बारे में हमें पता लगाना है और वो हमें थोड़ी अमाउंट में दिया गया है, यानी कि अगर कंपाउंड स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है, तो हम क्लासिकल मेथड के द्वारा उसका स्ट्रक्चर पता नहीं लगा सकते मेरे बच्चा पार्टी। तो पहले दिन भाई मेरे बच्चा
अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। बड़े प्यार से करेंगे यूवी को, टेंशन मत लो, कर लीजिए अच्छे से नोट, ठीक है। अब चले आगे। तो ये मेरे बच्चा पार्टी बात कर लेते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। तो क्लासिकल मेथड में हमने सारी चीजों को देखा, 3 पॉइंट से हमने ये समझा कि टाइम कंज्यूमिंग है, 100% एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आएगा, और मेरे बच्चा पार्टी हमारा एक रह गया कि कंपाउंड की अमाउंट ज्यादा चाहिए, ठीक है। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है मेरे बच्चा पार्टी? स्पेक्ट्रोस्कोपी केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो डील करेगी जब एक हमारा मैटर के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इंटरेक्शन होगा। जैसे मेरे बच्चा पार्टी देखिए, ये आपके पास कोई भी मैटर है, कोई भी एलिमेंट लगा लीजिए, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आप मान लीजिए, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इससे टकराएगी, इसके अंदर से जाएगी, कुछ रिफ्लेक्ट बैक भी होगी, सारे काम होंगे। जैसे रेडिएशन आई, इसके अंदर से भी जा सकती है, या मेरे बच्चा पार्टी इससे टकरा के वापिस भी जा सकती है अलग अलग एंगल्स पर। तो वो जो इसके अंदर जाएगी तो कुछ ना कुछ तो रेडिएशन ये मैटर एब्जॉर्ब करेगा, तो उस एब्जॉर्प्शन से जो इलेक्ट्रॉन का एक्साइटमेंट होगा उसी की स्टडी करेगा हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जहां पर डील होती है स्टडी किसकी? इंटरेक्शन ऑफ मैटर विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब सुनो ध्यान से, ये है हमारी यूवी। बेटा मेरे बच्चा यू अपना थोड़ा अच्छे से बनाना, मेरा यूवी जैसे लिखिएगा, आपको मैं फिर भी कोशिश करूंगा, ठीक है। यूवी होती है हमारा अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये हम थर्ड सेम के अंदर पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक के अंदर। उसके बाद आएगी मेरे बच्चा पार्टी आईआर इंफ्रारेड, ये हम नेक्स्ट सेम में पढ़ेंगे, 4th सेम में आएगी हमारे ऑर्गेनिक के अंदर आईआर। एनएमआर मेरे बच्चा पार्टी 5th सेम के अंदर स्टडी करेंगे। बाकी मैंने एनएमआर के लेक्चर रिकॉर्डेड होने स्टार्ट हो चुके हैं, जो बीएससी 5th सेम के आपके बड़े भाई बहन वो देख रहे हैं इनको एनएमआर को, ठीक है। मेरे बच्चा पार्टी अगले साल की तो टेंशन नो मत, 5th सेम का तो सिलेबस हो ही चुका हमारा, है ना। तो ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान से देखो, अल्ट्रा वायलेट हम अब पढ़ेंगे, आईआर इसे नेक्स्ट सेम में पढ़ेंगे 4th सेम में, और एनएमआर 5th सेम में पढ़ेंगे। अब हमारा कंप्लीटली फोकस होगा यूवी के ऊपर मेरे बच्चा पार्टी, ठीक है। अब ये तो क्लासिकल मेथड देखा हमने, स्पेक्ट्रोस्कोपी की डेफिनेशन की। अब देखते हैं कि इस स्पेक्ट्रोस्कोपी का फायदा क्या हुआ। सबसे बड़ी बात है फायदा क्या होता है, किसी भी चीज का बेनिफिट होता है ना तभी हम उसे यूज करते हैं। तो इसके एडवांटेज क्या है? एक तो इसको ऑपरेट करना इजी होता है, जो हमारे स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको मेरे बच्चा पार्टी ऑपरेट करना क्या होता है, बिल्कुल इजी होता है। अगर इसके बाद मैं बात करूंगा तो ये चीप होते हैं, बहुत सस्ते होते हैं, ज्यादा महंगे नहीं होते हमारे इंस्ट्रूमेंट, इजियर है ऑपरेट करना, आसान है, चीप है, सस्ते इंस्ट्रूमेंट होते हैं हमारे, लो प्राइस के इंस्ट्रूमेंट आप कह सकते हो। और सबसे बड़ी बात है जिसके कारण इसको यूज किया गया कि यहाँ पर तो हमें क्लासिकल मेथड से अगर हम कोई स्ट्रक्चर डिटरमाइन करें तो टाइम कंज्यूमिंग था हमारा, टाइम ज्यादा लग रहा था। और यहाँ पर मेरे बच्चा पार्टी इसके अंदर हमारा टाइम क्या लगेगा? लेस लगेगा, बहुत कम टाइम लगेगा। और उससे भी बड़ी एडवांटेज क्या है, जो इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी अगर हम उस इंस्ट्रूमेंट के साथ कंप्यूटर्स ऐड कर देते हैं हमारे, तो वो हमारा एक परमानेंट रिकॉर्ड के तौर पे उसके अंदर रिकॉर्डेड हो जाएगा। यहाँ पे जो हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी वो एज ए परमानेंट रिकॉर्ड हमें मिलेगी मेरे बच्चा पार्टी, ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, यहाँ पे नीड लार्ज अमाउंट ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड के अमाउंट ज्यादा चाहिए थे। अगर कंपाउंड थोड़ा होता तो क्लासिकल मेथड के हिसाब से हम स्ट्रक्चर डिटरमाइन नहीं कर पाते, लेकिन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ कंपाउंड हमें चाहिएगा, ठीक है। तो देखिए मेरे बच्चा पार्टी ध्यान से, यहाँ पे टाइम ज्यादा लग रहा था क्लासिकल मेथड में, स्पेक्ट्रोस्कोपी में टाइम कम लगेगा। यहाँ पे इंफॉर्मेशन हमारी 100% एक्यूरेट नहीं थी, ना ही कोई रिकॉर्ड था, लेकिन यहाँ पर हमें परमानेंट रिकॉर्ड मिलेगा। यहाँ पर हम तो क्लासिकल मेथड में जो सैंपल यूज करते थे ना कंपाउंड का, वो ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट खराब हो जाता था, डिस्कार्ड करना पड़ता था, हमें बेकार हो जाता था हमारे लिए। लेकिन यहाँ पर जो कंपाउंड अंडर स्टडी होगा उसके अंदर कोई भी चीज नहीं होगा। अगर आपने 0.1 मिलीग्राम, 0.2 मिलीग्राम, 3 मिलीग्राम जो भी आप अमाउंट लेके चलोगे, आपको वैसा का वैसा कंपाउंड सारा का सारा मिल जाएगा। तो ये बेनिफिट होता है स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड का। तो मेरे बच्चा पार्टी इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में मेरे बच्चा पार्टी।
इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। तो ये बच्चा पार्टी अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर इस टेबल की भी बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में क्या होती है, जितनी भी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बहुत टाइप होती है, जैसे आपने व्हाइट लाइट के बारे में सुना होगा, है ना। अब व्हाइट लाइट के अंदर 7 कलर होते हैं, जो ये भी आपने पढ़ा होगा, लिख देता हूँ। आपने व्हाइट लाइट के बारे में पढ़ा है, हमारे रेनबो में आप कह सकते हो, इसको आप विजुअल बोलते थे, है ना। वोयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, है ना। वोयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब उसी तरह मेरे बच्चा पार्टी यहाँ पर अलग अलग टाइप की फ्रीक्वेंसी होती है, और जैसे हम किसी सोर्स से अगर लाइट हमारे पास आ रही है तो उस लाइट की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी। वो फ्रीक्वेंसी वेरी भी कर सकते हैं, किसी की वैल्यू कुछ होगी, किसी पार्ट की वैल्यू कुछ होगी, तो वैल्यू अलग अलग हो सकती है। तो ध्यान से देखना, अरेंजमेंट ऑफ ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इनकी अरेंजमेंट करना है इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ, बढ़ते हुए वेवलेंथ की क्रम में अरेंजमेंट है सभी तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग वेवलेंथ। उसको मेरे बच्चा पार्टी हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। और मैंने मेरे बच्चा पार्टी 4 में ले लिए, मुझे मेन लगी जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। मेरे हिसाब से 4 से आपका काम चल जाएगा। अब देखिए, ये हमारी रेडिएशन है मेरे बच्चा पार्टी ऊपर वाली, और ये हमारी वेवलेंथ रेंज है। अब आपको याद रखना है, एक्सरे की जो वेवलेंथ रेंज होती है वो 102.5 एंगस्ट्रॉम होती है। एक्सरे की रेंज 102.5 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। उसके बाद आएगा यूवी, जो आपको याद रखना है। यूवी के लिए हम यूज करेंगे 400 to 100 नैनोमीटर। 400 to 100 नैनोमीटर हमें याद रखनी है। बहुत सारे बुक में 200 भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। विजिबल के लिए अगर मैं बात करूंगा तो 400 से 800 तक होती है, यानी 800 to 400 नैनोमीटर। और आईआर तो आपको नेक्स्ट टाइम में पढ़ना है बच्चा पार्टी 4th सेम में, तो वहां पर बात करूंगा मैं 15 to 2 माइक्रोन, 15 to 2 माइक्रोन। अब दोबारा सुन लीजिए, सबसे पहले एक्सरे रेज की वेवलेंथ आपको पता होनी चाहिए 102.5 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद आपको यूवी की पता होनी चाहिए 400 to 100 नैनोमीटर। उसके बाद आपको विजिबल की पता होनी चाहिए 800 to 400 नैनोमीटर। तो बच्चा पार्टी लास्ट में हमारा बचेगा कौन, एक ही बचेगा हमारा आईआर वाला, वो बिल्कुल छोटा सा है, प्यारा सा है, 15 to 2 माइक्रोन। तो मेरे बच्चा पार्टी ये सारी वेवलेंथ आपको दिमाग में होनी चाहिए। तो मेरे बच्चा पार्टी अभी तक हमने इसके अंदर पढ़ा स्टडी किया कि क्लासिकल मेथड क्या होते हैं, फिर हमने देखा स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड भी होते हैं, उनकी क्या एडवांटेज है और इनकी क्या ड्रॉबैक थी। जो इसकी ड्रॉबैक थी वही इसकी एडवांटेज थी, तभी हमने इसको यूज किया। और साथ में देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। तो मेरे बच्चा पार्टी तब तक इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, और इसी वीडियो में हम देखेंगे कि अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल क्या होता है। तो मेरे बच्चा पार्टी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर वीडियो समझ नहीं आई आपको कोई पॉइंट मेरे बच्चा पार्टी, एक्चुअली मैंने सारा आराम से तो समझाया, बड़े प्यार से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया, तो मेरे बच्चा पार्टी पर वीडियो को दोबारा से बैक करके देख लेना। रिकॉर्डेड वीडियो का फायदा यही होता है, ठीक है। तो मेरे बच्चा पार्टी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी नोटबुक पे नोट कर लीजिए। यूवी को बड़े प्यार से खत्म करेंगे, इसको टेंशन मत लो, ठीक है। आज तक आपको यूट्यूब पे कभी ऐसी यूवी देखने को नहीं मिली होगी। एनएमआर के 5 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं आज तक, आप देख सकते हो कि किस लेवल के एनएमआर करवाई है वहां पर, और इसी तरह से टॉप क्वालिटी लेवल का आपको यहाँ पर यूवी देखने को मिलेगा। एक एक पॉइंट हम इसका करेंगे मेरे बच्चा पार्टी, ठीक है। तो अच्छे से मेरे बच्चा पार्टी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में, ठीक है। तो आ जाइए मेरे बच्चा पार्टी, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो मेरे बच्चा पार्टी प्रिंसिपल में क्या होगा, जो आपको एग्जाम में लिखना है, कैसे प्रिंसिपल की हेडिंग बनेगी, मैंने सारी बातें यहाँ पर लिख दी है। कि टॉपिक मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड है, आपको समझ में आ जाएंगे, लेकिन लिखने के लिए इनमें कैसे लिखना पड़ेगा आपको पता चाहिए। तो आपको ये एग्जाम वे के हिसाब से मैंने मेरे बच्चा पार्टी को यहाँ पर लिख दिया है। और आइए स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल। अब
स्पेक्ट्रोस्कोपी की सबसे बड़ी कंडीशन क्या है कि जो मॉलिक्यूल हमारा अंडर स्टडी है उसके अंदर कंजुगेटेड डबल बॉन्ड होना चाहिए। अब देखो डबल बॉन्ड तो आपको समझ में आ गया, कंजुगेटेड क्या होता है, ठीक है। ये मेरे बच्चा पार्टी ना सेकंड सेम में पढ़कर आए, तो एक बार ध्यान करो कंजुगेटेड डबल बॉन्ड क्या होता था, कंजुगेटेड डाइमीन आपने स्टडी किया था, तो एक बार वो टर्म आप याद करो, फिर कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना कंजुगेटेड होता क्या है, वरना मैं नेक्स्ट वीडियो में कंजुगेटेड का मतलब आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो मेरे बच्चा पार्टी मॉलिक्यूल के अंदर एक कंजुगेटेड डबल बॉन्ड होना चाहिए, इसको अच्छे से देख लेना कंजुगेटेड होता क्या है। थोड़ा बहुत काम तो आप भी करोगे ना तभी आपको मजा आएगा पढ़ेगा, आप कंजुगेटेड के बारे में सोचना तब तक आगे चलो, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारा खत्म हुआ कि इसके अंदर कंजुगेटेड डबल बॉन्ड होना चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल की, नेक्स्ट पॉइंट की। देखो जब यूवी रेडिएशन जो होगी वो पास होगी किसी भी कंपाउंड्स में, और कोई भी कंपाउंड कैसा होना चाहिए जिसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड हो। ये कंपाउंड है जिसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड है, इसके अंदर से जब यूवी रेडिएशन पास होगी तो कुछ ना कुछ पार्ट होगा यूवी रेडिएशन का जो इस सब्सटेंस के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। ये पॉइंट ध्यान से देख लो, जब किसी भी सब्सटेंस को एनर्जी देते हैं तो वो थोड़ी बहुत एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा, तो वही बात यहाँ पर है। जब यूवी रेडिएशन अलाउ की जाएगी टू पास थ्रू ए कंपाउंड हैविंग मल्टीपल बॉन्ड, ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड है और उसके अंदर से यूवी रेडिएशन पास करेंगे तो कुछ पार्ट ऑफ रेडिएशन क्या होगा मेरे बच्चा पार्टी, एब्जॉर्ब हो जाएगा। मेरे बच्चा पार्टी क्या हो जाएगा, वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। ये आर है यहाँ पर एब्जॉर्ब। तो किसी भी कंपाउंड जिसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड है उसके अंदर से यूवी रेडिएशन पास कीजिए, वो यूवी रेडिएशन का कुछ पार्ट उस सब्सटेंस के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। पहला पॉइंट अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। अब कितनी रेडिएशन एब्जॉर्ब होगी, जो अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब है वो डिपेंड करेगा कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या होगा। अब ये कंपाउंड था, इसने कितनी यूवी रेडिएशन एब्जॉर्ब की ये डिपेंड करेगा इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या है। तो अमाउंट ऑफ रेडिएशन जो एब्जॉर्ब होगी वो डिपेंड करेगी स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड के ऊपर, ठीक। उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसे होगा, अच्छे से दोनों पॉइंट लिख लीजिए। पहला कि कंजुगेटेड डबल बॉन्ड होना चाहिए, दूसरा जब यूवी रेडिएशन हम सब्सटेंस के अंदर से कंपाउंड के अंदर से पास करेंगे जिसके पास मल्टीपल बॉन्ड है तो कुछ ना कुछ अमाउंट एब्जॉर्ब करेगा। अब एब्जॉर्ब कितना करेगा वो डिपेंड करेगा कंपाउंड के स्ट्रक्चर के ऊपर। अच्छे से तीनों पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे लेकर चलता हूं। प्रिंसिपल हमारा बड़ा प्यारा है, यहाँ पे कर लीजिए अच्छे से नोट। चलो मेरे बच्चा पार्टी आगे चलते हैं, ठीक है। कर लिया तीनों नोट, बड़े प्यारे प्यारे पॉइंट हैं, नोट कर लो, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट, ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब की गई है उस मैटर ने, उस कंपाउंड ने जिसके पास डबल बॉन्ड थे, इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की, उस एब्जॉर्ब एनर्जी का क्या करेगा, तो उस एब्जॉर्ब एनर्जी को यूज करेगा इलेक्ट्रॉन की एक्साइटमेंट कराने के लिए, एक्साइटेशन कराने के लिए। कहां पे, जो ऑर्बिटल हमारे लोअर एनर्जी के होंगे वहां से मेरे बच्चा पार्टी किसमें जाएगा, टू दी हायर एनर्जी ऑर्बिटल। वही बात है, हम इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से लेके एक्साइटमेंट स्टेट में जाते हैं। ग्राउंड स्टेट में हमारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं थोड़ी देर के लिए किस में चले जाते हैं, हायर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं। वही बात है कि जो एब्जॉर्ब एनर्जी है वो यूज की जाएगी फॉर द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ द ऑर्बिटल ऑफ लोअर एनर्जी टू द ऑर्बिटल ऑफ हायर एनर्जी। इलेक्ट्रॉन का सिर्फ एक्साइटमेंट कराना है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का एक्साइटमेंट हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन यहाँ पर हो रहा है, तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक नाम और आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। मेरे बच्चा पार्टी क्या नाम आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। अच्छे से इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। फोर्थ पॉइंट में हमारे एब्जॉर्ब एनर्जी कैसे यूज होगी, ठीक है। फिर आपको आगे 2-3 पॉइंट और बचते हैं, अभी 1-2 पॉइंट इसके अंदर और लिखेंगे हम अलग से, वो भी आपको अच्छे से करने हैं। एक बार आप उनको अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। अब चले आगे। अब सुनो मेरे बच्चा पार्टी, अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब। देखो इलेक्ट्रॉन तो हायर एनर्जी स्टेट में जा चुका है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब। अब देखो यूवी में आपने पढ़ा था कि वेवलेंथ 400 to 100 नैनोमीटर होती है। अब कोई वेवलेंथ ऐसी आएगी जो 200 नैनोमीटर की होगी, जो 250
240 की, देसी भाषा में बोलते हैं यार, ठीक है, 220 की, 180 की, 110 की, 390 की, 350 की, ऐसी ऐसी अलग अलग क्या होगी, वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी होगी। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो एब्जॉर्ब होगा, सो अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब होगा हर वेवलेंथ का अल्ट्रावोलेट में, वो मेजर हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर। जो हमने स्पेक्ट्रोमीटर लगा रखा है वो हमें ये बता देगा इस कंपाउंड में इस वेवलेंथ के इस पॉइंट के ऊपर, जैसे 100 टू 400 नैनोमीटर का हमारा पिक रेंज है, एरिया रेंज है, तो कोई भी कंपाउंड को 200 पे ले रहा है, 300 पे ले रहा है, 280 पे ले रहा है, 270 पर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो हमें पता लग जाएगा स्पेक्ट्रोमीटर से, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन हो रही थी तो इसका नाम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी था। और सबसे बड़ी बात मेरे बच्चा पार्टी, कई बार छोटे क्वेश्चन में आता है कि ये सारी की सारी स्टडी वैक्यूम में होनी चाहिए, जहां पर एयर ना हो और कोई अदर पार्टिकल ना हो, ठीक है। अभी यहाँ पे क्यों होनी चाहिए वो बात सुनेंगे हम आगे। अभी हमें हमारे 3 पॉइंट और बचते हैं, तो वो भी लिखूंगा, तो इनको अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। बड़े प्यार से कराया मेरे बच्चा पार्टी, एग्जाम में आएगा, लिख देता हूँ मैं पहले, ये तो इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंट भी कैसा है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है, वीआईपी क्वेश्चन है हमारा ये, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसको रफ करूंगा और फिर हमारे 3 पॉइंट बचते हैं मेरे बच्चा पार्टी, को लिखूंगा यहाँ पे, इनको अच्छे से नोट कर लीजिए एक बार, तो आप कर लीजिए मेरे बच्चा पार्टी। तो आइए मेरे बच्चा पार्टी, अब हम साथ के साथ लिख लेते हैं जो हमें लिखना है इसके अंदर, बाकी जो हमारा पार्ट बचता है। तो आ जाइए पहले लिखिए, ए रिकॉर्ड ऑफ द अमाउंट ऑफ रेडिएशन, मैं आराम से लिखूंगा रिकॉर्ड ऑफ द अमाउंट ऑफ रेडिएशन, आप लिख लीजिए, फिर आगे चलूंगा, आराम से टेंशन मत लो, इसको आप लिख लीजिए, फिर मैं इनको समझाऊंगा आराम से, बड़े प्यार से आप इस पॉइंट को लिखिए, ए रिकॉर्ड ऑफ द अमाउंट ऑफ रेडिएशन, ठीक है। आगे लिखिए मेरे बच्चा पार्टी, एब्जॉर्ब और ट्रांसमिटेड बाय, एब्जॉर्ब और ट्रांसमिटेड बाय अब ये तीनों पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लिख लीजिए इसको, मैं साइड में हो चुका हूं, जिसके द्वारा होगा बाय गिवन सैंपल, ठीक है। और होगा मेरे पार्टी एज ए फंक्शन ऑफ वेवलेंथ, एज ए फंक्शन ऑफ वेवलेंथ, इसको अच्छे से लिख लीजिए। अभी और लिखनी है 2 पॉइंट और है इसके अंदर, ऑफ रेडिएशन, इसका वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, it's called absorption spectroscopy. पहला पॉइंट हमारा पूरा हुआ, ए रिकॉर्ड ऑफ द अमाउंट ऑफ रेडिएशन और ट्रांसमिटेड बाय ए गिवन सैंपल एज ए फंक्शन ऑफ वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। स्पेक्ट्रा लिख लीजिए पहला पॉइंट तो ये खत्म हुआ, ठीक है। अभी जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होगा हमारा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, इसके अंदर बहुत सारी लाइनें होती है मेरे बच्चा पार्टी, कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ लाइन, कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ लाइन, जिसको हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन बैंड, क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन बैंड, सीरीज ऑफ लाइन कॉल्ड एब्जॉर्प्शन बैंड, ठीक है। लिख लीजिए पार्टी, लिख लीजिए अच्छे से, इसको नोट कर लीजिए, फिर तीनों पर दोनों को लाइनों को मैं एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। अब सुनिए मेरे बच्चा, देखो जो रिकॉर्ड बनेगा, ठीक है, इसका अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब की जाएगी या ट्रांसमिटेड। देखिए कोई भी मैटर था, कोई भी सब्सटेंस था, हमारा कंपाउंड था, उसने रेडिएशन को या तो एब्जॉर्ब किया होगा मेरे बच्चा पार्टी, या ट्रांसमिट किया जाएगा, किसके द्वारा होगा मेरे बच्चा पार्टी, बाय ए सैंपल, जो सिंगल सैंपल होगा। अब वो कब एब्जॉर्ब करेगा, ट्रांसमिट करेगा, तो उसके ऊपर कोई वेवलेंथ आएगी, तो किसका फंक्शन होगा, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन का। तो
अब वो एब्जॉर्ब कर रहा है ना, तो इसका एक नाम और हो जाता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, यानी अल्ट्रा वॉयलेट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी इसका नाम है। अल्ट्रा वॉयलेट में यहाँ पर एब्जॉर्प्शन वर्ड भी लिख सकता हूँ, ये लीजिए अल्ट्रा वॉयलेट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। आप इसे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलिए, यूवी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलिए, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलिए, जो आपका मन करता है वो बोलिए, ठीक है। ये लीजिए मेरे बच्चा पार्टी। अब ये जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है इसके अंदर बहुत सारी लाइंस आएंगी, लाइंस को बोलेंगे एब्जॉर्प्शन बैंड, और जो इंस्ट्रूमेंट ये काम करेगा वो होगा हमारा स्पेक्ट्रोमीटर। हमारा इंस्ट्रूमेंट कौन होगा मेरे बच्चा पार्टी? स्पेक्ट्रोमीटर हमारा क्या होगा? इंस्ट्रूमेंट होगा जो सारा का सारा काम परफॉर्म कर रहा है। अभी अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोमीटर के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये था मेरे बच्चा पार्टी प्रिंसिपल, मैंने आपको ये बताया क्या कुछ पॉइंट आपको लिखने होते हैं, ठीक है। तो मेरे बच्चा पार्टी लेक्चर नंबर 1 हमारा अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी के लेके यहीं पर फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ बीयर्स लैम्बर्ट लॉ की। मैं आपको इकट्ठा करवाऊंगा बीयर्स लैम्बर्ट लॉ, टेंशन मत लेना, हमें उसकी डेफिनेशन पढ़ने और जो फार्मूला होता है वो पढ़ना, और एक दो थिंग्स और है। तो मेरे बच्चा पार्टी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम बात करेंगे बीयर्स लैम्बर्ट लॉ की होंगी, ठीक है। तो मेरे बच्चा पार्टी तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो एक प्यारा सा लाइक कीजिए, एक कमेंट, हाँ सर हमें यूवी का पहला लेक्चर समझ में आया, ठीक है। तो मेरे बच्चा पार्टी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और मेरे बच्चा पार्टी इससे पहले वाले लेक्चर आप जरूर देख लेना, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गुड बाय मेरे बच्चा पार्टी, ले लीजिए स्क्रीनशॉट आप इसका।